स्वागत है आपका फ्री जीके क्विज चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय इतिहास का संगम काल है। ठीक है, जो इसका ड्यूरेशन है वो पहली से लेकर तीसरी सदी ईस्वी तक चला है। इससे पहले जो भी हमने पढ़ा है वो सब ईसवा पूर्व में पढ़ा है और अब जो हम पढ़ेंगे वो ईस्वी से पढ़ेंगे। ठीक है, जो इसमें टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं चैर, चौल और पांड्य। सारी चीज़ें मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी, फुल एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उन सबको भी मैंने कवर किया है। इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, चैनल का नाम लिखा है फ्री जीके क्विज, उसके आगे लिखा है सब्सक्राइब, आप वहाँ पर टच कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इससे पहले हमने भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है ना, बिल्कुल महासीरीज है, सारी चीज़ें स्टार्टिंग से बताई है। जैसे पहली वीडियो में हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, मौर्य काल, मौर्य उत्तर, गुप्त पूर्व काल, और अब पढ़ रहे हम संगम काल। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी गुप्त काल के ऊपर। ठीक है, सारी चीज़ें, सारे डाउट आपके क्लियर आज यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए, एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है ईसवा पूर्व से लेकर ईसवा सन। ठीक है, क्या डिफरेंस इसमें, वही अभी आपको हम पहले बता देते हैं। मैं सारी चीज़ें बेसिक से समझाती हूँ। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईसा की पहली सदी में पश्चिम एशिया में एक नए धर्म का उदय हुआ और यहीं से यह धर्म भारत पहुंचा था। ठीक, ये धर्म जो ईसा मसीह का धर्म है ये सबसे पहले पश्चिम एशिया में हुआ है, उसके बाद ये आया है अपने भारत में। इसके जनक ईसा मसीह थे। ईसा के जन्म को आधार मानकर तिथि की गणना की जाती है। ठीक है, जो भी हमारा कैलेंडर चल रहा है वो ईसा के जन्म के आधार पर है। ईसा के जन्म के पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व में और उसके बाद की घटनाओं को ईसवी सन में लिखा जाने लगा। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है ना अभी तक, हड़प्पा, वैदिक, महाजनपद, धार्मिक आंदोलन जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है, मौर्य काल, मौर्योत्तर, ये सारी चीज़ें ना ईसवा पूर्व में चल रही थी। ठीक है, सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा था इनका सन। ठीक है, जैसे 56 आया तो उसके बाद आएगा सन नेक्स्ट 55, 54। ठीक है, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर था। और ईसवी सन में अब सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। मतलब जब पहला जो सन आया है उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। ठीक है, इस तरह से चलेगा। यही मेन डिफरेंस है। चलिए, थोड़ा सा मैं मैप में आपको बता देती हूँ कि क्या है संगम काल। संगम काल में जो मेन चीज़ जो बताई जा रही है ना अभी ये है। देखो, ये मैप को अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है, डायरेक्शंस में, ऊपर आ गया हमारा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, तो देखिए होता क्या था कि जो मगध में जो सबसे जो महान हमारे राजा थे वो थे अशोक सम्राट। ठीक है ना, उन्होंने यहाँ तक गोदावरी नदी के पास से लेकर यहाँ तक इतने हिस्सों को उन्होंने जीत लिया था। ठीक है, यहाँ से अफगानिस्तान भी आ रहा है, इन हिस्सों को उन्होंने जीत लिया था। तो जिन जिन हिस्सों को उन्होंने जीता है उसके तो उन्होंने अभिलेख बनवा लिए और उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखवा दिया। ठीक है, तो मतलब उन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है वैदिक साहित्य से। ठीक है, और अभिलेख, इन सारी चीज़ों से पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर नीचे क्या हो रहा था ये कैसे पता चलेगा, कोई बुक लिखी होगी, वही बुक जो लिखी गई हैं वो सब संगम साहित्य में लिखी गई हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अशोक ने वैसे एक शिलालेख भी लिखा था जिसमें चैर राजा के बारे में लिखा था। ठीक है, चैर राजा के बारे में। बस आपको मैप से यही बताना था। ठीक है, ये तो अभी अपना आधुनिक मैप है, उससे पहले का जो पुराना मैप था उसमें उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो जो अभी हम पढ़ने वाले हैं चैर, पांड्य और चौल, ये सब यहाँ आते हैं। ठीक है, तमिल प्रदेश में आते हैं। ठीक है, इसको तमिल प्रदेश उस समय कहते थे। ठीक, यहाँ पर ये चौर आ गया, ये इधर, सॉरी, यहाँ पर ये चौल आ गया, इधर ये चैर, और यहाँ पर ये पांड्य आ गया। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर श्रीलंका है। ठीक है, तो ये सब ये नीचे की जगह के बारे में बता रहे। होता क्या था कि जो भी राजा थे, देखना मैप में है ना, जो अशोक सम्राट थे उन्होंने यहाँ तक इतनी जगह को उन्होंने जीत लिया था, लेकिन वो नीचे नहीं जीते थे क्योंकि लास्ट उनका युद्ध जो हुआ था वो कलिंग का हुआ था। उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर ली थी, बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन जो भी ज़्यादातर जो राजा होते थे ना वो नीचे तक नहीं जीते थे, इन एरिया को नहीं जीते थे इतना, उनमें उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था। पता है क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यहाँ पर पहाड़ बहुत ज़्यादा थे। पहाड़ बहुत ज़्यादा थे तो खेती करने में दिक्कत आती थी, और चढ़ाई करना फिर उतरना, इन सारी चीज़ों में मतलब थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती थी, और यहाँ खेती इतनी अच्छी नहीं होती थी, ऐसा उनका मानना था।
इस वजह से यहाँ पर इतने आक्रमण भी नहीं होते थे और यहाँ पर इतनी सत्ताओं की छीना झपटी भी नहीं होती थी। ठीक है, तो इतनी जब छीना झपटी नहीं होती थी तो यहाँ ऑफकोर्स सीधी बात है कि इनके बारे में ज़्यादा कहीं लिखा हुआ मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ज़्यादातर कहाँ पर लिखा मिल रहा है, वो सब संगम साहित्य में मिल रहा है लिखा हुआ। ठीक है, और संगम साहित्य क्या है, देखो साहित्य मतलब पता है ना आपका, जहाँ पर कवि बैठे हों, ठीक है, बहुत सारे कवि बैठे हो, बहुत सारे विद्वान बैठे हो, उसको साहित्य कहते हैं। और संगम मतलब कि मिलना। ठीक है, तो किनका मिलना हो रहा है यहाँ पर, कवि लोगों का, विद्वान लोगों का। ठीक है, ये सारे लोग मिल रहे हैं और वहाँ पर अपने साहित्य रचना के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यही इसका मतलब हुआ। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये जो इनके बारे में, ठीक है, इन राजाओं के बारे में संगम साहित्य में कुछ बुक लिखी गई हैं, टोटल 8 बुक लिखी गई हैं। ठीक है, उन 8 बुक में से पता चलता है कि हाँ यहाँ पर कोई राजा रहते थे। ठीक है, यही इसके बारे में है। ठीक है, ये पूरा मैंने एक बार आपको ओवरव्यू पूरा बता दिया, बस अब इसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हम कवर करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस वीडियो को देखिएगा। वैसे हिस्ट्री आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है, आप इसको रटो मत, आप उसको समझो। ठीक है, समझोगे तो इन फ्यूचर कभी भी कुछ भी गलत नहीं करोगे। चलिए देखिए, संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्य, ठीक है, तमिल प्रदेश के कितने, 3 राज्य, चोल, चेर, पांड्य, ठीक है, का विवरण प्राप्त होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्शन दे रखा है उन्होंने कि उत्तर पूर्व में चौल है, मैप में मैंने आपको बता दिया वो जगह उत्तर पूर्व कहलाती है। दक्षिण पश्चिम में चैर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। ठीक है, आपको पता है उत्तर पूर्व का मतलब पता होगा आपको, है ना। देखिए यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर और ये पूर्व, तो इस जगह को कहते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है, यहाँ पर है चौल और यहाँ पर है चैर, इसे क्या कहेंगे हम, ये नीचे दक्षिण हो गया और यहाँ पर ये पश्चिम हो गया, तो दक्षिण पश्चिम के बीच में आ गया चैर। ठीक है, वैसे पांड्य की जगह को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दक्षिण पूर्व में, ये दक्षिण हो गया और यहाँ पर ये पूर्व हो गया और यहाँ पर आ रहा है पांड्य राज्य। ठीक है, यही इसका मतलब होता है मैप में। ठीक, चलिए देखिए मैं 0 से बता रही हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बच्चा देख रहा है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, वैसे आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन मेरा यही मानना है और मैं इसी बेसिक से समझाती हूँ सारी चीज़ें, तो उससे क्या होता है, सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होते हैं। देखिए, तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। ठीक है, मुरुगन क्या नाम है, तमिल देश का जो प्राचीन देवता होता था उनका नाम है मुरुगन। ठीक है, क्या है, मुरुगन, इसे मुर्गा भी कहा जाता है। ठीक, संगम साहित्य सुनिएगा, संगम साहित्य, वैदिक साहित्य का विकास होता रहा किंतु दक्षिण भारतीय इतिहास में यह अवधि संगम साहित्य के नाम से विशेष लोकप्रिय हुई। ठीक है, वैदिक साहित्य पता है आपको, वैदिक काल में हमने पढ़ा है, उसमें 4 वेद थे और सारे जो पुराण थे वगैरह वो सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में। ठीक उसी तरह से दक्षिण भारत में जो भी घटित हो रहा था इतिहास में, है ना, वो सब आपको मिलेगा संगम साहित्य में लिखा हुआ। ठीक, चलिए पहले दक्षिण भारत में 3 कवि परिषदों का आयोजन किया गया जिसमें तीसरी कवि परिषद मुदेर पांड्य राज्य में आयोजित की गई। ठीक है, पहले क्या हुआ था कि दक्षिण भारत जो मैंने आपको मैप में बताया है ना, वहाँ पर 3 कवि परिषदों का आयोजन हुआ, मतलब 3 ऐसे संगम हुए जहाँ पर बहुत सारे कवि बैठे और उन्होंने अपनी रचनाएं बताई। ठीक है, ऐसा 3 बार सम्मेलन हुआ। ठीक है, और वो तीनों बार जो हुआ है ना वो पांड्य राजा के संरक्षण में हुआ है। ठीक है, पांड्य राजा के संरक्षण में वो तीनों सभाएं हुई है। ठीक, सबसे लास्ट वाली भी वहीं पे हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना तोलकी पिपियम। ठीक है, तोलका पिपियम को माना गया है। क्या कहा गया है इसमें कि देखिए जो संगम युगीन व्याकरण है ना उसकी जो रचना हुई है, संगम युग में जो भी एक रचना हुई है, देखो बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, तो जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो किताब है उसका नाम है तोलका पिपियम। ठीक है, तोलका पिपियम। हम यहाँ पर बुक्स का नाम पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है बस यही हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लेखक कौन थे, इसके जो लेखक है वो है तोल्क पिपियर। ठीक है, क्या नाम है, तोल्क पिपियर।
ठीक, ये इनके इसलिए ऐसे नाम है क्योंकि ये सब तमिल वालों के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही नाम पढ़ने के लिए मिलेंगे, थोड़े से टिपिकल होंगे। ठीक है, ये आपको ये नाम समझ में आ गया कि तोल्काप्पियम जो एक बुक है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण रचना है संगम युगीन की, और इसके जो लेखक है वो है तोल्काप्पियर। ठीक, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ये बता रहे हैं इसमें कि संबंधित है ये किस चीज़ से, व्याकरण और काव्य से। ठीक, एक और मेन पॉइंट है कि कौन को मनन राजा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ठीक है, राजा को क्या कहते थे, कौन को और मनन। चलिए, उसमें कवि भाट चारण एकत्र हुए और अपनी रचनाएं लिखी थी। ठीक है, जो ये सम्मेलन हुए थे उसमें कौन कौन बैठा था, कवि था, भाट था, चारण था और विद्वान भी थे, वो सब बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। ठीक है, जिन्हें 8 पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया जो आज भी उपलब्ध है। ठीक है, तो ये जो 3 बार जो सभा हुई थी उस सभाओं में इन्होंने जो भी इनकी रचनाएं थी, जैसे मान लो एक कवि वहाँ पर बैठा है, कवि ने अपनी एक कविता बताई। ठीक है, वो कविता अच्छी लगी राजा को तो राजा ने उसको किताब में छपवा दिया। ठीक है, इस तरह से 8 पुस्तकें छपी थी और उन 8 पुस्तक, वो जो 8 पुस्तकें हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं उपलब्ध हैं। ठीक है, इसे ही संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, यही संगम साहित्य, मतलब कि कवि बैठे वहाँ पर, कवियों ने जो जो बोला है ना, वो अगर अच्छा लगा राजा को तो बस उसको किताब में लिखवा दिया, यही है संगम साहित्य। इन पुस्तकों में दक्षिण भारत में कबीलों के सरदारों और साधारण लोगों के जीवन का वर्णन मिलता है। ठीक है, पुस्तक में ज़्यादातर क्या लिखा हुआ है, कबीलों के बारे में लिखा है, कबीलों के सरदारों के बारे में, और जो साधारण जो लोग जीवन कैसे जीते थे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें स्टोरी है बहुत सारी। चलिए, थोड़ा उसी के बारे में अब हम जानेंगे। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते हैं। ठीक है, इसमें सब कौन कौन हो रहे थे, तमिल कवि हो रहे थे, और ये कवि कहाँ कहाँ के थे, चैर चोल और पांड्य राज्य के ये सब कवि थे और विद्वान भी थे, ये सब एकत्र होते थे। तो उस जगह को या तो संगम कहते थे या फिर परिषद या फिर गोष्ठी भी कहते थे। ठीक, प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। इसका मतलब यही है कि जो भी कवि संगम जो ये होता था, जहाँ पर इतने सारे कवि बैठते थे, वहाँ पर अपनी जो भी लिखी हुई जो रचनाएं थी उनको वहाँ पर प्रस्तुत करता, और उसके बाद अगर राजा को अच्छी लगती तो उसकी स्वीकृति हो जाती और उसको प्रकाशित कर दिया जाता। ठीक है, मतलब उसको छपवा दिया जाता उसकी कविता को। ठीक, संगम युग में उरेयूर विख्यात था, वहाँ कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। देखो, संगम युग में एक जगह है उसका नाम है उरेयूर। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कपास का व्यापार होता था। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में शैव सनद नायनार, क्या नाम है इनका, तिरुनावुकरशु अपार ने किया। ठीक है, जो ये संगम वर्ड जो यूज़ हो रहा है ना, ये इन्होंने किया था, तिरुनावुकरशु अपार। ठीक है, इन्होंने इस वर्ड को बोला था कि जहाँ पर कवि और ये विद्वान बैठे हैं उसको संगम कहते हैं, और संगम वर्ड इन्होंने यूज़ किया था, तिरुनावुकरशु। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित हुए। ठीक है, ये जो कवियों का जो संगम हुआ है ये 3 बार हुआ है, और तीनों बार पांड्य राजा के संरक्षण में हुआ है। चलिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग हैं। देखिए, इसमें क्या लिखा है कि एक ये कौन है, एक लेखक है ना, इनका नाम है तिरुवल्लुवर। ठीक, इन लेखक का नाम है तिरुवल्लुवर, इनका कृत है, मतलब इनकी एक रचना है, उसका नाम है कुराल। ठीक है, इन बुक का नाम आपको याद रखना होगा, इस बुक का नाम है कुराल। तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ है ये। ठीक है, जो तमिल का जो साहित्य है इसका एक आधारभूत ग्रंथ है ये, मतलब तमिल में क्या क्या होता है उसके बारे में, उसके आधार पर सारी चीज़ें इस ग्रंथ में लिखी गई हैं।
ठीक है, यही इसका मतलब है। इसके विषय में 3 चीज़ों के बारे में लिखा गया है। एक आचार शास्त्र, दूसरा राजनीति, फिर आर्थिक जीवन एवं प्रणय। ठीक है, प्रणय के इनके बारे में सब लिखा हुआ है इस बुक में, कुराल बुक में। और ये किसने लिखी है? ये तिरुवल्लुवर ने लिखी है। ठीक है, चलिए आगे ये सुनिए। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, इलांगो आडिगल। ठीक है, इलांगो आडिगल कृत, ये एक लेखक का नाम है इलांगो आडिगल। इनकी बुक पुस्तक का नाम है शिल्पाधिकारम। ठीक, क्या नाम है? शिल्पाधिकारम। एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है ये। ठीक है, कौन सी रचना को कहते हैं? उसका नाम है शिल्पाधिकारम। ठीक है, शिल्पाधिकारम एक काव्य है बहुत ही बड़ा, जो राष्ट्रीय काव्य के रूप में माना जाता है तमिल जनता के लिए। ठीक है, इसके लेखक कौन है शिल्पाधिकारम के? वो है इलांगो आडिगल। ठीक, कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें जो शिल्पाधिकारम है बुक, उसमें जैन तत्व से संबंधित बातें लिखी गई हैं। ठीक है, किसके बारे में? जैन तत्व के बारे में लिखा गया है। इसमें कावेरी पट्टम के कोवलन, उसकी पत्नी, अब इसमें क्या लिखा हुआ है इस बुक में? इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन, उसकी पत्नी कणगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। देखिए, ये जो बुक है ना शिल्पाधिकारम, इसमें लिखा हुआ है कि कावेरी पट्टनम के जो कोवलन है ना, उसकी पत्नी है, एक आदमी है कोवलन, उसकी पत्नी है, ये वैसे एक राजा है। ठीक है, उनकी पत्नी है कणगी एवं एक नर्तकी है, एक डांसर है जिसका नाम है माधवी। इनकी प्रेम कहानी है। ठीक है, इन तीनों की प्रेम कहानी के बारे में लिखा हुआ है शिल्पाधिकारम में। ठीक, मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापार शीतले सतनार ने मणिमेकलई की रचना की है। ठीक है, अब देखिए हमने ये जो पढ़ लिया, इलांगो आडिगल ने बुक लिखी शिल्पाधिकारम, और एक और है शीतले सतनार ने क्या लिखी है? मणिमेकलई के बारे में लिखा है। ठीक है, शिल्पाधिकारम में तो ये राजा की प्रेम कहानी लिखी है, लेकिन जो ये है ना शीतले सतनार ने जो बुक लिखी है मणिमेकलई, इसमें ये राजा और ये जो नर्तकी है इनकी बेटी की प्रेम कहानी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो राजा है और जो इनकी प्रेमिका है ना, ये नर्तकी, इनकी प्रेम कहानी के बारे में लिखा हुआ है मणिमेकलई बुक में। ठीक, और उसके राइटर कौन है मणिमेकलई बुक के? वो है शीतले सतनार। ठीक है, ये चीज़ याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि चेर चोल और ये पांड्य से यही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। ठीक, इसमें राजकुमार, देखिए आप उसमें क्या लिखा है? इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेकले कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री। ठीक है, जो कोवलन है और उनकी जो नर्तकी माधवी है ना, उनकी जो प्रेमिका है, उनकी जो पुत्री है, उनकी प्रेम कहानी लिखी है ना। और उनकी पुत्री का क्या नाम है? उनकी पुत्री का नाम है मणिमेकले। ठीक है, क्या नाम है? मणिमेकले। और इसी के नाम पर इस बुक का नाम भी लिखा हुआ है मणिमेकलई। ठीक है, मणिमेकलई बुक का नाम लिख दिया है उनकी ही पुत्री की प्रेम कहानी के ऊपर। ठीक है, और उनकी पुत्री का नाम है मणिमेकले, है ना। और ये किस राजकुमार के साथ इनका प्रेम चल रहा था? वो उदय कुमारन के साथ चल रहा था। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व धार्मिक है। ठीक है, ये जो ये स्टोरी बनाई है, इनकी प्रेम कहानी, ये इसलिए बनाई गई है ताकि इसमें धार्मिक चीज़ों के बारे में बताया जा सके। ठीक है, जो भी धार्मिक चीज़ें हैं वो इनकी प्रेम कथा के तहत बताई गई है। ठीक, ये जो वर्ड है ना, ये आपको लगते हैं टिपिकल से, बट इनका जो आप मीनिंग सर्च करोगे तो इतना कुछ खास नहीं हो। अब पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। इसका जो राजकीय चिन्ह है ना, राजकीय चिन्ह है वो है बाघ। ठीक, इसको याद रखना, चोल का राजकीय चिन्ह है बाघ। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। ठीक है, एक बुक है उसका नाम है जीवक चिंतामणि। ये संगम काल के बाद में लिखी गई है। ठीक है, उसके पहले नहीं लिखी गई है। इसकी रचना का श्रेय जाता है जैन भिक्षु तिरुत्तकदेवर। ठीक, क्या नाम है? तिरुत्तकदेवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुत्तकदेवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। ठीक है, ये जो जीवक चिंतामणि बुक है ये लिखी है
तिरुत्तदेवर ने। और तिरुत्तदेवर एक राजकुमार था जो बाद में क्या बन गया, जैन भिक्षु बन गया। देखिए, संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। ठीक है, ये जो राज्य है ना, चैर, चोल और पांड्य, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली था वो था चोल। ठीक है, देखो चोल के बारे में हम 2 बार पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, एक बार पल्लव के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जो आएगा ना गुप्तकालीन के बाद, वहाँ पर आपको पल्लव के साथ में भी एक और बार पढ़ने के लिए मिलेगा। चोल का अभी कुछ समय बाद जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये संगम काल, इस समय बाद इसका पतन हो जाता है। लेकिन ये फिर एकदम पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं होते, थोड़े कुछ बहुत बच जाते हैं चोल, वो सब जाते हैं पल्लव के यहाँ पर। पल्लव जो एक राजा होता है वहाँ पर, उनके अधीन में वो काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वापस वो पल्लव को हराकर ये खुद उनकी राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। इसलिए वापस एक और बार इनका उदय होता है, इसलिए एक और बार इनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम ये संगम युग के समय का पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, यह पन्नौर तथा दक्षिणी बेलारू नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, ये नदियों के बीच में स्थित है। अब मैंने वैसे आपको मैप से बता दिया। इसका सबसे प्राप्ति राजा था, सुनिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो सबसे प्राप्ति राजा था चोलों का वो था करिकाल। ठीक, करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, मतानुयायी मतलब देखिए, ये दिख इतना हार्ड रहा है वर्ड, लेकिन इसका मतलब क्या है, मतानुयायी वही होता है फॉलोवर। ठीक है, अनुयायी और मतानुयायी का एक ही मीनिंग है कि जो ब्राह्मणों की जो भी सोच थी उसको फॉलो करता था करिकाल। ठीक है, करिकाल ब्राह्मणों की सोचों को और ब्राह्मणों के जो भी कार्य होते थे उसको ये फॉलो करता था। ठीक है, और इनके धर्म के लिए उन्होंने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, मतलब जो राज्य की जो भी सेवा हो सकती है वो उन्हें वो उपलब्ध कराते थे, यही इसका मीनिंग है। देखो वो लाइन दिखती है ऐसी, बट उसका मीनिंग कुछ खास नहीं है। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया। ठीक है, ये जो राजा है ना करिकाल राजा, इन्होंने क्या करवाया, कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। ठीक है, सिंचाई के लिए नहरों का भी निर्माण करवाया। देखिए इनके नाम देखिए, थोड़े से टिपिकल पढ़ते हैं, पढ़ने में भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। देखिए अब क्या लिखते हैं, पेरू नानू नुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया जाता है। एक बुक का नाम है ये। ठीक है, एक बुक का नाम है, थोड़ा सा ऐसा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पेरू नानू नुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया जाता है। एक बुक है, ठीक है, उसका नाम ये है। उसमें बताया जाता है कि जो करिकाल है ना, ये संगीत में भी सप्त स्वरों का होता है, मतलब कि बहुत अच्छा इनको संगीत भी आता था, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। ठीक, अब पढ़ेंगे हम चैर के बारे में। ठीक, चैर वंश, इसका जो राजकीय चिन्ह है वो है धनुष। क्या है बच्चों, धनुष, याद रखना है ना। अभी चोल का हमने पढ़ा, उसका राजकीय चिन्ह है बाघ और चैर का है धनुष। ठीक है, संगम युग का दूसरा राज चैरों का था। ठीक है, पहला राज हो गया चोल, दूसरा हो गया चैर। ठीक है, और जो चोल है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। संगम युग का दूसरा राज चौरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। मैप में आपने देखा है ना, जहाँ पर ये है ना चैर, वो केरल प्रांत आता है। ठीक है, इस राज्य के कुछ प्रमुख, प्रांत का मतलब क्या है बताऊँ मैं आपको, देखो केरल का कुछ हिस्सा उसको हम कहते हैं प्रांत। ठीक है, केरल राज्य मतलब पूरा केरल हो गया है ना, लेकिन केरल प्रांत का मतलब होता है कि ये मान लो ये केरल है, तो केरल का भी कुछ हिस्सा, बस कुछ हिस्सा है ना, उसको प्रांत कहते हैं। ठीक है, देखिए इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए है ना, चैर जो वंश था उसमें भी कुछ प्रमुख राजा थे, ये सुनना ज़रा है ना। सबसे पहले का नाम है उदयनजीरल, लगभग 130 ईस्वी में आए थे ये। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेंदुजीरल। ठीक है, आदन, नेंदुजीरल आदन, ये आए थे 155 ईस्वी में। एवं जो अब इम्पोर्टेंट है वो है सेनगुटुवन। ठीक, क्या नाम है, सेनगुटुवन। इनको लाल चैर भी कहा जाता है, मतलब कि बहुत ही अच्छा राजा। ठीक है, ये आते हैं 180 ईस्वी में। ठीक है, मतलब कि ये उदयनजीरन और नेंदुजीरियन के बाद आते हैं सेनगुटुवन। ठीक है, इन्हें लालचैर कहा जाता है, जो 180 ईस्वी में आए थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या महान काम किए वही पढ़ते हैं। सेनगुटुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। ठीक, कौन सी उपाधि, अधिराज की उपाधि को ग्रहण किया। इसने पत्नी नामक
धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठान किया। प्रतिष्ठान वर्ड से डरना नहीं है, प्रतिष्ठान मतलब कि किसी को जगह देना, किसी को एक सम्मान देना, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि पत्नी नामक धार्मिक, है ना, मतलब कि पत्नी नाम से समझिए आप, जो वाइफ होती है ना, पत्नी, पत्नियों की पूजा करना है, उनकी रिस्पेक्ट करना, इस तरह का एक उन्होंने धर्म चला दिया, ठीक है, कि एक धर्म है, आपको पत्नी की रिस्पेक्ट करना है। और उस धर्म को इन्होंने समाज में प्रतिष्ठान दिया, मतलब इस धर्म को अब समाज में उन्होंने एक जगह दे दी, ठीक है। प्रतिष्ठान मतलब जगह देना। चलिए अब पढ़ेंगे हम पांड्य वंश के बारे में। इनका जो राजकीय चिन्ह है वो है मछली, ठीक। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था, ठीक है। मैप में मैंने आपको बताया ये कावेरी नदी के भी दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इसकी राजधानी थी वो थी मदुरा, ठीक। पांड्य राजाओं में नेंडुजेलियन, ठीक है, क्या नाम है, नेंडुजेलियन, लगभग 210 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली था, ठीक है। संगम युग में मंत्रियों को अमाई चान, ठीक, क्या कहते थे, संगम युग में जो मंत्री जो होते थे उनको कहते थे अमाई चान या अमाई चार, ठीक है, अमाई चान या फिर अमाई चार कहा जाता था, ठीक है। जो सबसे शक्तिशाली राजा है उनका क्या नाम है, नेंडुजेलियन, ठीक है, नेंडुजेलियन, ये आपको याद रखना, नेंडुजेलियन, है ना। और इनकी राजधानी थी मदुरा। यहीं पे तीनों संगम का आयोजन किया गया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि पांड्य में ही जो तीन जो संगम हुए हैं वो सब पांड्य वंश के यहीं पर ही हुए, ठीक है, उसी राजा के संरक्षण में हुए हैं। संरक्षण मतलब क्या, उसकी देखरेख में, ठीक है, उसी की देखरेख में जो सारी भी फैसिलिटी जो भी मुहैया कराई जाती है कवियों के लिए, विद्वानों के लिए, वो सब उसी राजा ने करवाई थी, ठीक है। ये होता है संरक्षण का मतलब। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था, ठीक है। इस राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि नालवे किसे कहा जाता था, संगम काल के पांड्यों में है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कभी भी पूछ के नहीं आता है कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, इसलिए सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था, ठीक है, यह राजा के साथ न्याय का काम करता था, कौन, नालवे। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था, मतलब जो भी कुछ घटित होता था, है ना, तो उसकी सुनवाई सब राजा के पास ही होती थी और राजा ही उसका फैसला लेता था। राजा के न्यायालय को मरम कहा जाता था, क्या कहते थे, मरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। देखिए चोरी तो हमें पता है, व्यभिचार मतलब कि चरित्रहीन, क्या कहते हैं इसको, चरित्रहीन, ठीक है, मतलब साथी होने के बाद भी दूसरे से संबंध बनाना, उसको व्यभिचार कहा जाता है, ठीक है। चोरी करना तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड, सीधे मृत्यु का दंड दिया जाता था इसमें, ठीक है। किसी को धोखा देना या फिर चोरी करना, इसमें सीधे मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने वाले की जीभ काट ली जाती थी, ठीक है, क्या होता था, जीभ भी काट ली जाती थी। देखिए अब ये कौन कौन से संगम हुए हैं और इसके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, ठीक है, कौन सी जगह में हुए ये तो आपको पता है। ये सब कौन सी जगह में हुए, कौन से वंश के संरक्षण में हुए, पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए, ठीक है। जो प्रथम संगम जो हुआ है वो हुआ है, इसके अध्यक्ष है अगस्त्य, ठीक है, क्या नाम है, अगस्त्य, है ना। जो द्वितीय संगम हुआ है वो अगस्त एवं तोल्कापियर के इसमें अध्यक्षता में हुआ है, ठीक है। किसके किसके हुआ है, अगस्त और तोल्कापियर। जो तृतीय संगम हुआ है वो नकीर के अध्यक्ष में हुआ है, ठीक है, नकीर के अध्यक्ष में। इनके नाम थोड़े इसी तरह से हैं, ये सब जो भी उधर साउथ इंडियन जगह में रहते हैं उनके नाम थोड़े इसी तरह से आते हैं, आधा आधा वर्ड वो लेते हैं, आधा क ले लिया, आधा ल ले लिया, आधा देखिए यहाँ पे प ले लिया, ठीक है, तो ये थोड़े से पढ़ने में आ जाते हैं। चलिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छी तरह से अगर आपने सुना है, समझा है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और आंसर बनते हैं आप उन सबको सही टिक करोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है, ठीक है, ये किस भाषा में है। आप चाहो तो यहाँ पर तुक्का भी लगा सकते हो और बिल्कुल करेक्ट लगाओगे। तो कौन सी भाषा है, किन भाषाओं में हुआ था ये, ठीक है, तमिल राज्य में हुआ था ना, तो तमिल भाषा में है ये, ठीक है, किस भाषा में है, तमिल भाषा में। ये क्वेश्चन आ चुका है MPPSC, ठीक है, 1997 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और
मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया था कि ये धार्मिक से संबंधित है और किस धर्म से संबंधित है? ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे संबंधित है? ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें आपको पता है ना, शिल्पाधिकारम में एक राजा, उसकी पत्नी और उसकी प्रेमिका के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और लेकिन जो मणिमेकलई है उसमें वो राजा और उसकी प्रेमिका की बच्ची के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और उस बच्ची का नाम है मणिमेकई, है ना। तो उसी के नाम के ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है ना, कुछ रचना लिखी गई है उसमें। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी मानी गई है बच्चों? मैंने ये आपको बताई है। कौन सी रचना है जो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है तोल्कापिपियम। ठीक है, क्या नाम है उसका? तोल्कापिपियम। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो पक्का आपने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया होगा। ठीक है, देखिए आरआरबी में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? ठीक है, कौन से राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? देखिए, संगम साहित्य में 3 तमिल प्रदेश राज्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चेर, चोल और पांड्य। कंदम का नाम नहीं है उसमें। ठीक है ना, इस तरह से आप आंसर इसका करेक्ट कर सकते हो, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है देखिए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? है ना, मैंने आपको ये बताया है बच्चों। क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या है इसका करेक्ट आंसर? बताइए, जल्दी बताइए। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? ये ऑप्शन आपके पास है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? है ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था ये, है ना। मैंने बताया था आपको, देखिए आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, तोल्कापिपियम, है ना, इनका नाम देखना इस तरह से ना। तोल्कापिपियम ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? तोल्कापिपियम ये ग्रंथ किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया है, ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ठीक है, किससे? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया? ठीक है, इन्होंने एक तरह का धर्म चलाया था कि पत्नी की पूजा करनी है, तो उस धर्म के आधार पे ना इन्होंने एक मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, प्रतिष्ठान वर्ड का वहाँ यूज़ किया था ना मैंने, मतलब कि उसको बसाना, उसको एक वैल्यू देना। ठीक है, तो इन्होंने एक धर्म चलाया, उसका नाम है पत्नी, और इस पर उन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया। तो वो कौन सा राजा था? कौन सा लालचेर राजा था? क्या है करेक्ट आंसर इसका? इसका करेक्ट आंसर है शैनगुट्ट वन। ठीक है, शैलगुट्ट वन। ठीक है, गुट्टू वन भी कहीं लिखा हुआ है, शैनगुट्टू वन है ना, ये यहाँ पे श लिखा हुआ है और कहीं पर स लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मतलब इतना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ वो नाम यही था, शैनगुट्टू वन। ठीक है, गुट्ट वन, इसी तरह से इनके नाम हैं। चलिए नेक्स्ट, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होता है? मैंने आपको बताया था, संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन ये शब्द किसके लिए था? किसके लिए था ये बच्चों? ये शब्द था राजा के लिए। किसके लिए होता है ये शब्द? राजा के लिए होता है। क्वेश्चन आ चुका है RAS RTS 2010 में। चलिए नेक्स्ट, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ठीक है, एक ऋषि है ना, ये क्वेश्चन अभी सुनना आप, है ना, इसको समझ लो। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? ठीक है, ये आर्य अलग लिखा है, करण अलग लिखा है, किया। ठीक है, उन्हें आर्य बनाया। ठीक है, किसके बारे में ऐसा कहा जाता है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? उसका करेक्ट आंसर है अगस्त्य। ठीक है, मैंने बताया ना अगस्त्य कि ये अध्यक्ष रहे हैं। जो संगम जो हुए हैं ना, 2 संगम हुए हैं, 3 संगम हुए, 2 की अध्यक्षता तो इन्हीं के हाथ में थी। ठीक है, यही अध्यक्ष उनके रहे हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है दक्षिण भारत का आर्य। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का आर्य। ठीक है, नेक्स्ट, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? ठीक, क्या लिखा हुआ इसमें कि महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? बताया है मैंने आपको। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है
कथानक में जैव तत्व, ठीक है। क्या नाम है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? कथानक में जैन तत्व, ठीक है। कथानक में जैन तत्व इसका करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। एक और बार पढ़ लीजिए, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? ये कथानक में जैन तत्व से संबंधित है, ठीक है। ये बता दिया है मैंने आपको। चलिए, ये हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है और ये टॉपिक हमारा अच्छी तरह से ख़त्म हो गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे ऑफकोर्स वो सारे पूरे हो चुके होंगे, क्लियर अच्छी तरह से, है ना। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई है तो प्लीज़ उसका रीज़न ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस तरह की और भी ज़्यादा हम नॉलेजेबल वीडियोस लाएंगे आगे, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो बनेगी गुप्त काल के ऊपर, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू।